7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में फ़लस्तीन के और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो काम हिटलर ने किए थे नस्ली सफाई के, वो गाज़ा में होते रहे। इस दौरान पूरी तरह से सफाई किया गया है वहाँ पर 2 साल। इन 2 सालों में फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है और सारी दुनिया मिल कर के यह कोशिश करती रही कि जंगबंदी हो जाए, मगर जंगबंदी नहीं हुई। अभी भी जंगबंदी नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में जो जंगें जारी हैं वो बंद हो जाएंगी और हम उनको रुकवा देंगे। गाज़ा की जंग मगर नहीं रुकी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग हैं, चाहे वो जेडी वेंस हो या मार्को रूबियो, सभी लोग हॉक्स हैं। ये बिल्कुल इसराइल हॉक्स। पूरी तरह कौम परस्ती, इसराइल का फेवर, ज़ायनिज़्म का फेवर। और चूँकि मुस्लिम जो पक्ष है वो कमज़ोर है, दुनिया हमेशा ताकत से चलती है, ताकत से चलती रही है और आगे भी ताकत के ज़ोर पर चलती रहेगी। इंसानियत, शराफत, ईमानदारी, नेकी, ये तमाम चीज़ें समाजी तौर पर और ख़ुद को मुतमईन करने के लिए बेहतर है। लेकिन दुनिया का जो तौर तरीका है, दुनिया का जो निज़ाम है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो ताकत के ज़ोर पर चलता है। अगर आप स्टडी करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तो हमेशा यही पाएंगे कि जो ताकतवर हुआ उसने अपने तरीके से चीज़ों को चलाया। गाज़ा में जो जंग चल रही है, आज एक खुशाइन खबर ये है उसमें कि फ्रांस ने फ़लस्तीन को एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर, एक नेशन के तौर पर मान्यता दे दी है, रिकॉग्नाइज किया उसने। और एक और बड़ा बयान है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों मुल्कों ने मिलकर के एक संयुक्त बयान जारी किया है और तीनों ने हमास के पास जो बंधक हैं उनको बिना शर्त रिहाई से पहले सभी पक्षों से अपील की है कि वो तत्काल युद्ध विराम कर दें। ऐसा उन्होंने गाज़ा में जो भुखमरी की हालत है उसको देख कर के किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का कहना है कि अब नहीं देखा जा रहा है सिसकते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, भूखे बच्चों की मौतों को। अब बस कर दो, रोक दो इसको। इन देशों ने इसराइल से आग्रह किया है कि वो भुखमरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय गैर सरकारी संगठनों को अपना काम करने की फ़ौरन इजाज़त दे। बयान के मुताबिक ये हम जो बता रहे हैं आपको खबर, बीच में अपनी तरफ से ही बात होती है, लेकिन जो इनपुट है वो बीबीसी से है, ये हम आपको बता दें। बयान के मुताबिक इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता कानून के तहत अपने जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इसके साथ ही तीनों देशों ने कहा है कि हमास का निरस्त्रीकरण अनिवार्य है, यानी हथियारों का उनके पास न होना। गाज़ा के भविष्य में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। पहले सीज फायर हो जाए, उसके बाद बैठ करके बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं मामला में तय करने में।
तीनों देशों ने पुष्टि की है कि वे गाजा के अगले चरण की योजना पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें इस्राएली सेना की वापसी और हमास नेतृत्व को हटाना शामिल होगा। वहीं एक और ब्रीफिंग है, वो बता दें आपको। एक इस्राएली सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में गाजा में हवाई मार्ग से सहायता सामग्री गिराने की इजाज़त दी जा सकती है। इस्राएली सेना रेडियो ने ये जानकारी दी है कि इसराइल कुछ देशों को आने वाले दिनों में सहायता सामग्री गिराने की इजाज़त दे सकता है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जॉर्डन और यूएई को सबसे पहले सहायता सामग्री पहुंचाने की अनुमति दी जा सकती है। पिछले साल गाजा में ब्रिटेन, अमेरिका और जॉर्डन ने हवाई मार्ग से खाने की खुराक जो थी पहुँचाई थी और वो आपने देखा होगा तस्वीरें, वीडियो के समंदर में फेंक देते थे ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से, जिसको लेने के लिए जो लोग जाते थे वो समंदर में गर्क हो जाते थे, डूब जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। गाजा इस वक्त अकाल के कगार पर है। वहाँ भुखमरी बहुत बुरी तरह से, दुनिया का सबसे बुरा इस वक्त तो इंसानों के साथ हो रहा है वो गाजा में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान है, वो भी हम बता देते हैं आपको। ट्रंप का कहना है कि इसराइल और हमास के दरमियान जो सीज फायर नहीं हो पा रहा है उसके लिए हमास जिम्मेदार है, क्योंकि हमास ने जो इसराइल के बंधक हैं हमास के पास, उनको रिहा नहीं किया और उनकी सौदेबाजी तो कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमास जानता है कि उसके पास सौदेबाजी का कोई विकल्प नहीं है और जब उन्हें बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया जाएगा तो उनका क्या होगा। ट्रंप ने कहा अंतिम 10 में से 20 दिन सबसे कठिन होंगे। इसराइल को लेकर ट्रंप ने कहा उन्हें लड़ना होगा और बंधकों को वहाँ से निकालना होगा। ये अभी देखिए दुनिया कितनी ख़तरनाक है। सब कुछ ठीक, लेकिन हम जो कहेंगे वो ठीक होगा, वो ठीक माना जाएगा। सब कुछ ठीक है होगा, लेकिन जो हम कहेंगे वो ठीक माना जाएगा। ये है ताकत और मानना पड़ता है। कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में वही मानना पड़ता है जो ताकतवर और जालिम कहे। एक और अपडेट बता देते हैं गाजा से। भूख से मरने वालों की 122 लोग एक दिन के अंदर भूख से मरे, जिसमें 88 बच्चे हैं। ये आप ख्याल रखें, सिर्फ एक दिन के अंदर 88 बच्चे हैं। अब एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, ये भी BBC से हासिल रिपोर्ट है। योलान नील, ये मध्य पूर्व के संवाददाता हैं, यरूशलेम से इन्होंने ये रिपोर्ट की है। BBC गाजा में अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए जिन भरोसेमंद पत्रकारों पर निर्भर है, उनमें से 3 ने बताया कि अब वो अपना परिवार का पेट भरने में असमर्थ हैं। कई बार तो उन्हें 2 दिन या उससे ज़्यादा समय तक बिना कुछ खाए रहना पड़ता है। इन पत्रकारों ने ऐसे हालात में भी कैमरा चालू रखा और BBC को ज़रूरी वीडियो भेजे, चाहे उनके करीबी रिश्तेदार मारे गए हों, उनके घर तबाह हो गए हों या फिर इस्राएली सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए परिवार के साथ भागना पड़ा। इन पत्रकारों ने अपना काम नहीं छोड़ा। इनमें से एक पत्रकार इससे पहले एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के दौरान इस्राएली बमबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कहा जा रहा है कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से बांटे जा रहा खाना बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। इससे वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई मदद एजेंसियों का कहना है कि खाना बांटने का तरीका सही नहीं है। उनका आरोप है कि जो लोग भोजन वितरण केंद्रों पर मदद लेने के लिए आ रहे हैं,
उन पर इस्राएली सुरक्षा बल गोलियां चला रहे हैं। लेकिन इसराइल का कहना है कि हमास यहाँ से खाना और दूसरी मदद सामग्रियाँ लूटकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहा है और इसराइल को बदनाम कर रहा है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक 100 से अधिक सहायता संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने बुधवार को कहा कि गाजा में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल रही है। BBC के लिए रिपोर्टिंग करने के दौरान घायल होने वाले पत्रकार ने कहा कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने गाजा की स्थिति को अभी तक अनौपचारिक तौर पर अकाल घोषित नहीं किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि वहाँ भुखमरी तेजी से फैल रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भुखमरी मानव जनित है, इंसानों की पैदा की हुई। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस स्थिति के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वो फ़लस्तीनी इलाकों में जाने वाली सप्लाई को नियंत्रित करता है। जिन पत्रकारों ने कहा कि उनका परिवार भुखमरी का सामना कर रहा है, BBC ने उनकी पहचान न बताने पर सहमति जताई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो सुरक्षित रह सकें। इन पत्रकारों ने बताया कि उनके लिए यह सबसे दुख की बात है कि वो अपने छोटे और सबसे असहाय बच्चे के लिए भोजन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। BBC के लिए गाजा सिटी में काम करने वाले एक कैमरामैन 4 बच्चों के पिता हैं। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अब अट्टे से जूझ रहा है। उसे पता नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो बोलता नहीं है और उसे यह भी नहीं मालूम कि हम युद्ध में फंसे हैं। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में वो इतना भूखा हो गया है कि वो अपना पेट पर थपथपा कर हमें संकेत देता है कि उसे खाना चाहिए। दक्षिण गाजा में BBC के सबसे युवा सहयोगी अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। वे कहते हैं, मैं लगातार इस चिंता में रहता हूं कि अपने परिवार के लिए खाना कहां से लाऊं। मेरी 13 साल की छोटी बहन बार बार खाना और पानी मांगती है, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं ला सकते। जो पानी मिलता है वो भी दूषित होता है। BBC और समाचार एजेंसी AFP, AP और रॉयटर्स ने इस्राएली अधिकारियों से पत्रकारों को गाजा में प्रवेश और बाहर जाने की अनुमति देने की मांग की है। BBC ने अन्य मीडिया संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि वो गाजा में काम कर रहे फ्रीलांस पत्रकारों की हालत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। गाजा सिटी में BBC के लिए काम कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अपनी माँ, बहनों और 2 से 16 वर्ष की उम्र के 5 बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। वे कहते हैं, मुझे हर समय थकान और चक्कर महसूस होता है। मैं कई बार ज़मीन पर गिर जाता हूँ। पिछले 21 महीनों में मेरा वज़न 30 किलो कम हो गया है। वो पहले मैं तेज़ी से रिपोर्ट तैयार कर लेता था, लेकिन अब अपनी ख़राब सेहत और मानसिक स्थिति के कारण मैं बहुत धीमा हो गया हूँ। हर समय भ्रम और थकावट महसूस होती है। दक्षिणी गाजा में काम कर रहे BBC के कैमरामैन ने कहा, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पेट में मरोड़ उठते हैं, सिर में दर्द रहता है और शरीर कमज़ोर हो गया है। शरीर बिल्कुल सूख गया है। पहले मैं खुद 7 बजे से 10 बजे तक लगातार काम करता था, लेकिन अब मुश्किल से एक स्टोरी कर पाता हूँ। हमेशा चक्कर सा आता है। हाल ही में वो शूटिंग के दौरान बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर उठकर काम करने लगे। पहले जिन लोगों को बाहर से वेतन मिलता था, वे ऊंची कीमतों पर बाज़ार से कुछ सामान खरीद सकते थे, लेकिन अब स्थानीय बाज़ार भी लगभग खाली हो चुके हैं। गाजा में काम करने वाले पत्रकार और 4 बच्चों के पिता कहते हैं, अब मैं चैरिटी किचन से खाना ले रहा हूँ। मेरे बच्चे दिन में सिर्फ एक बार खाना खा पा रहे हैं, जैसे दाल, चावल या पास्ता। 2 पत्रकारों ने बताया कि उन्हें भूख
दबाने के लिए नमक मिला पानी पीना शुरू कर दिया है। एक ने कहा कि कभी कभी 50 ग्राम का बिस्किट खरीदते हैं जो उन्हें 30 शेकल $9 यानी 6.6 पाउंड में मिलता है। पैसे निकालना भी एक जटिल प्रक्रिया बन गया है। अब यह मनी मर्चेंट के ज़रिए होता है। एक कैमरामैन कहते हैं, अगर मुझे कैश चाहिए होता है तो वो मिलता नहीं है, जब मिलता है तो उस पर 45% कमीशन देना पड़ता है। मतलब अगर मैं $1000 निकालूं तो मुझे सिर्फ $550 मिलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया थका देने वाली है और अब तो सभी दुकानदार कैश ही मांगते हैं। बीबीसी के लिए दक्षिण गाजा में काम करने वाले पत्रकार कहते हैं, बैंक बंद होने की वजह से कैश ट्रांसफ़र भी एक परेशान करने वाली प्रक्रिया बन गया है। पहले इसराइल से मान्यता प्राप्त बीबीसी के पत्रकार गाजा की यात्रा कर सकते थे। युद्ध के दौरान भी वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल और मिस्र, जब रफा क्रॉसिंग खुला था, ने विदेशी पत्रकारों को गाजा में स्वतंत्र रूप से जाने से रोक दिया है। केवल इस्राएली सेना के साथ सीमित एम्बेड के जरिए ही रिपोर्टिंग हो सकती है। बीबीसी और दूसरे न्यूज़ संगठनों ने फिर से अपील की है कि पत्रकारों को गाजा आने जाने की अनुमति दी जाए। बीबीसी के एक सहयोगी ने कहा, इस वक्त पूरी तरह तबाही है, भूख हर घर में पहुंच चुकी है। यह जैसे मौत की सज़ा है जिसे अभी टाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की फ़लस्तीन शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि गाजा सिटी में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है और मामलों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हाल ही में जारी एक बयान में कमिश्नर ने अपने सहयोगी का हवाला देते हुए कहा, गाजा के लोग न जिंदा हैं न मरे हुए, वे चलती फिरती लाशों की तरह हैं। 1 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने भी बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनी दी है और सरकारों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। गाजा में सभी सप्लाई की एंट्री को नियंत्रित करने वाले इसराइल का कहना है कि वहां कोई घेराबंदी नहीं है। गाजा में कुपोषण के मामलों के लिए वो हमास को जिम्मेदार ठहराता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय के मुताबिक पिछले 2 महीने में भोजन हासिल करने की कोशिश कर रहे 1000 से अधिक फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं। इनमें से कम 766 लोगों की मौत उन 4 वितरण केंद्रों के आसपास हुई जिन्हें GHF संचालित करता है। इसके अलावा 288 लोगों की मौत संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता केंद्रों के पास हुई। ये जो हमने अभी आपको एक रिपोर्ट बताई, ये गाजा की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है। और यह खबर हमने आपको जो बताई है वो बीबीसी से है। ऑस्ट्रेलिया में हालात बेहद ही ख़राब हैं वहाँ पर। अल्लाह रहम करे हो मासूमों पर। आप दुआएं करें, क्योंकि दुआओं के अलावा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। किया भी नहीं, जब कर सकते थे तब भी नहीं किया और कर भी नहीं सकते। बस इतना ख्याल रखें कि दुनिया सिर्फ ताकत के ज़ोर पे चलती है। सारी चीज़ें हासिल करें ताकत, कैसे कर सकते हैं? ताकत हासिल होती है सियासत से, सरमाए से। दौलत कमाए, पैसा कमाए, मेहनत से, ईमानदारी से, रात दिन एक करें, दौलत कमाएं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान को दौलत की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत कम वसाइल में
ज़िंदगी बसर हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। एक आम आदमी से क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, कोई सब्जी, थोड़ा सा साग वगैरह, कोई ऐसा कुछ, बस। लेकिन सिर्फ रोटी और पेट भर लेने से ज़िंदगी नहीं बसर होती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने मुल्क में देखते हैं और दुनिया जहान में देखते हैं, तो पाते हैं कि दौड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं सब लोग, आंखें बंद किए हुए दौड़े जा रहे हैं। और वो दौड़ है नफ्सियाती। हासिल कुछ नहीं होना है, सबको मालूम है, मगर दौड़ रहे हैं। दौड़ना पड़ेगा फिर आपको भी, इसी दौड़ में, इसी भीड़ में, इन्हीं के साथ। अलग ट्रैक पर दौड़ना चाहें, लेकिन दौड़ना पड़ेगा। अकेले आप ठहर करके, खड़े होकर के कहीं एक तरफ को चाहे कोई करिश्मा कर लेंगे, नहीं होगा। आपको साथ में ये जो भीड़ है, इसके साथ में अलग जैसे भी वो दौड़ना होगा और आगे निकलना होगा। वो जिगर कलेजा है, सुस्ती और काहिली, लाचारी, ये तमाम चीज़ें। देखिए, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अरब के मुसलमानों के इतने देश हैं और वो कुछ नहीं कर सकते और हमला कर दें, फला ये कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता है। मुसलमानों के देश हैं, दौलतमंद हैं, सारी बातें हैं, मगर पोजीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे चीन है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दे आर द पावर्स, दे रूल द वर्ल्ड। ये ताकतें हैं, ये राज करते हैं दुनिया पर। अब कैसे राज करते हैं? वो पूरा एक पूरा सिस्टम है, आलमी निज़ाम जिसको कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर। यही लोग चलाते हैं, यही मुल्क, इन्हीं के सरबराह और इन्हीं मुल्कों के जो सरमाएदार हैं, बैंकर्स, हथियारों के ताजिर, ये सब मिल करके रूल करते हैं। तो रूल अगर नहीं है, आप अगर पॉलिटिक्स में ताकत में नहीं है, हुकूमत में नहीं है, आप बेकार हैं। यू आर जस्ट ए मटीरियल टू यूज, ए वेस्ट मटीरियल। अगर आप हुकूमत में नहीं है तो आप होंगे कितने बड़े हैं, कितने ताकतवर हैं, कितनी दौलतमंद है, वो होगा कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं होती उसकी। हुकूमत में होना ताकत होती है। दुआ करें गाज़ा के लोगों के लिए और बाकी जगहों के लोगों के लिए कि अमन हो दुनिया में, भारत में भी अमन हो। यहाँ भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, नेतन्याहू जैसे, नागपुर में है, कहीं है, बहुत सारे लोग हैं। उनका मंसूबा ऐसा ही है जैसा इसराइल में हो रहा है। तो दुआ करें दुनिया में अमन हो। होता नहीं, फिर भी दुआ करें, दुआ मीन्स उम्मीद, तो उम्मीद करें कि अमन हो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम नतीजा पाते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम ख्याल करते हैं, वैसा ही हम नतीजा भी पाते हैं। बुरे लोगों के हमेशा से बुरे ख्याल होंगे, तो अच्छा सोचें हमेशा,
अच्छा बनने की कोशिश करें। शुक्रिया आप सभी का।